आज हमारे साथ बेहद ही खास हस्ती मौजूद हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मेजर मोहम्मद अली शाह जी। सर ने शॉर्ट सर्विस दिया है आर्टिलरी कॉर्प्स और असम राइफल्स में। काउंटर टेररिज्म में एक्सपर्ट हैं और लाइन ऑफ द कंट्रोल नॉर्थ ईस्ट में सर ने अपने सर्विसेज दी हैं। सर एक प्रोमिनेंट डिफेंस स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हैं और अक्सर हम सर को टीवी चैनल्स पर देखते रहते हैं। बेहद ही सटीक विश्लेषण देते हैं सर। और आज हमारे साथ जुड़े हैं सर ईरान यूएस पर हमारे साथ गहन चर्चा करने के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 के अंदर। शुक्रिया मोहित, आपका भी। थैंक यू सो मच सर। सर हमला होगा भी कि नहीं, यूएस हमला करेगा कि नहीं? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका मोहित जी। देखिए, हम तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं ये अनुमान लगा रहे हैं। रोज टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं और मैं रोज टीवी चैनल पे आके इसके बारे में अलग अलग चैनल्स के ऊपर, अभी अमेरिका ने जैसे कि यूएसएस इब्राहिम लिंकन तैनात कर दिया गया है, इतनी भारी तादाद पे डिप्लॉयमेंट, इतना इन्वेस्टमेंट, इतनी एनर्जी, इतनी मैन पावर, इतना रिसोर्सेज वहां पर लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? वेस्ट करने के घूमने तो नहीं जा रहे वो, कुछ तो एक प्लान है उनके दिमाग में। लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सपोर्टिंग शिप्स गल्फ ऑफ ओमान में तैनात कर रखे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इतिहास में भी अमेरिका ने ऐसा बिल्डअप, ऐसा डिप्लॉयमेंट कर रखा है पहले भी, और उसके बाद नहीं कर। कि अमेरिका बिल्कुल टारगेट लॉक कर रखे हैं, ग्रिड रेफरेंसेस रेडी हैं, आइडेंटिफाई कर दिया है कहां पर शीश लेना है, कौन सा टारगेट। पूरी डिप्लॉयमेंट है उनकी भारी तादाद पे। अयतुल्लाह खुमैनी अंडरग्राउंड बंकर में जा चुके हैं अपने बचाव के लिए। कई लोग कह रहे हैं कि वो डर गए, छुप गए, अपने बचाव के लिए गए हैं। उनका तीसरा बेटा जो है उनके आप पे और ईरान के अगर रिश्ते हम देखें तो 1979 से पहले जब शाह ऑफ ईरान थे, तब अमेरिका और ईरान के बड़े अच्छे रिश्ते थे। ईरान मॉडर्नाइजेशन में था और काफी एडवांस भी हो रहा था। लेकिन 1979 के बाद जब ईरान में सत्ता पलट हुआ तो अयातुल्लाह खुमैनी की सरकार वहां पर आई, जो कि कट्टरपंथी बहुत फैल गई ईरान के अंदर। और अभी कुछ हम देखा, कुछ चंद एक साल पहले एंटी हिजाब प्रोटेस्ट भी हुए थे, तो जी बहुत जबरदस्त तरीके से हुए थे। बल्कि अभी भी ईरान के अंदर प्रोटेस्ट जारी थे, तो अमेरिका ने साफ कह दिया था कि अगर किसी भी प्रोटेस्टर की जान गई इस प्रोटेस्ट के अंदर, तो अमेरिका सीधा हमला कर देगी ईरान पे, वो सोचेगी नहीं। उन्हें पूरे प्रोटेस्टर्स के साथ साथ दिया था। ईरान कह रहा था कि ये मोसाद इजराइल से या CIA अमेरिका से ये सपोर्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अभी हमने सुना कि भाई अमेरिका ईरान पे हमला बोलने वाली है। 2 जनवरी 2020 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ईरान के, जनरल कासिम सुलेमानी, जो कि इराक में थे। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका ने इनको ड्रोन से मारा था, ड्रोन से। और अलकायदा के चीफ को भी अमेरिका ने ड्रोन से मारा हुआ है। शिष्ट बिल्कुल सटीक, खिड़की में से कहां पर कमरा है, पिन पॉइंट, इतना एक्यूरेट होता है ड्रोन। तो उसी ड्रोन में तो ईरान भी इस्तेमाल करता है। उन्हीं ड्रोन में भी ईरान में भी माहिर है, क्योंकि ईरान कभी भी डायरेक्ट वॉरफेयर या डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन या डायरेक्ट फोर्स ऑन फोर्स वॉर में यकीन नहीं करता है। वो प्रॉक्सी मिलिटियाज इस्तेमाल करता है, जैसे कि हिजबुल्ला, होइतीज, इराकी मिलिटियाज। और मिसाइल और ड्रोन्स के तौर पे तो कि वो इस्तेमाल करेगा एयर पावर के बदले में। और मैरीटाइम हैरेसमेंट, जैसे कि फास्ट बोट्स हो गई, माइंड हो गए, साइबर वॉरफेयर हो गया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो गया, और ग्रेजुअल एस्केलेशन जो अवॉइड करेगा ट्रिगरिंग ऑल आउट वॉर के लिए, उस तरीके से ईरान यकीन रखता है। और इससे ईरान इसमें यकीन रखता है कि
इतने जोर से मारो, हर्ट करो दुश्मनों को। और एक क्योंकि कि अमेरिका चाहता है कि रिजीम अयतुल्ला अली khomeini की का जो रजीम है, की जो सरकार है, वो खत्म हो जाए। वहां पर अमेरिका अपने पसंद की सरकार, अपने आपको मैं दिख रहा हूँ, अपनी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपनी गवर्नमेंट वहां पर लगाए। अब आप देखिए ईरान जो है वो अपने से मजबूत दुश्मनों को, जैसे कि अमेरिका हो गया या इजराइल हो गया, वो उसको कम ताकत के साथ कैसे टैकल करता है, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए वो कहता है स्ट्रेच द बैटलफील्ड, यानी कि लेबनान, गाजा, इराक, लाल समुद्र जो है, रेड सी, ओवरलोड करिए डिफेंसेस को। उनको हराने के बदले में ओवरलोड करो, आप थका दो उनको, और रेस्ट कॉस्ट कर करो, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, केवल मिलिट्रली ही नहीं, और अवॉइड करो डिसाइसिव बैटल्स जहां पर होगा कि भाई जीता या हारा। या बहुत से स्ट्रेटेजिस्ट ने कहा है कि अगर अमेरिका करती भी है हमला ईरान के ऊपर, नुकसान तो होगा ईरान का, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब, अमेरिका भी विजेता बनकर नहीं जाएगा। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, ईरान जो एम करता है डेटरेंस बाय पेन, नॉट बैटलफील्ड विक्ट्री। यानी कि जैसे कि अगर आप देखें एक हाथी और चींटी की लड़ाई में, चींटी तो बहुत छोटी सी है, मगर वही चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो फिर बहुत मुश्किल कर देगी हाथी के लिए। और जैसे कि हमने देखा कि रूस और यूक्रेन की जंग में, यूक्रेन बहुत छोटी ताकत है, लेकिन यूक्रेन को साथ है अमेरिका का, नए वेस्टर्न पावर्स का, नाटो कंट्रीज का, नाटो का साथ है यूक्रेन का, इसलिए यूक्रेन इतना लंबा जंग खींच पाया। जी हाँ, उनके अंदर भी जज्बा है, देश प्रेम की भावना है। जब जंग शुरू हुआ तो बहुत से यूक्रेनी वासी मैं जानता हूं जो कि यूक्रेन के अंदर नहीं थे, लेकिन फटाफट फटाफट वो बाहर भागे, अपने अपने मुल्क में गए कि भाई हमारा देश अभी जंग से जूझ रहा है, हमको साथ देना है इनका। तो ये भावना थी यूक्रेन वासी की। ईरान ने साफ कह दिया है, प्रेसिडेंट पेशकिन साहब ने, ईरान की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर अयतुल्ला अली khomeini को अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया, अगर उनको छुआ, तो ईरान इसको एक फुल फ्लेजेड वॉर की तरह ट्रीट करेगी। और अगर आजू बाजू के मुल्क अगर साथ देते हैं अमेरिका का, तो अच्छा नहीं होएगा, ईरान ने साफ बोला है। सऊदी अरेबिया जो कि अमेरिका का दोस्त है, उन्होंने बोला है कि उनका ना जमीन और ना ही समुद्र और ना ही एयर स्पेस इस्तेमाल होएगा कैसे भी हमले के लिए, कहीं से भी। तो ईरान के बेसिकली खिलाफ। जी, ईरान के खिलाफ। तो सऊदी अरेबिया वांट्स टू स्टे आउट ऑफ इट बेसिकली। अब एक और सवाल यहां खड़ा होता है कि हाउ डज ईरान कंट्रोल प्रॉक्सीज, जैसे कि हिजबुल्ला, हौथी, इराकी मिलिटियाज। ईरान कमांड नहीं करता उनको आर्मी की तरह, लेकिन कंट्रोल एक्सरसाइज करता है वाया फंडिंग, कैश, ऑयल स्मगलिंग, चैरिटीज, वेपन सप्लाई, जैसे कि मिसाइल, ड्रोन किट्स हो गए, जो कि हमेशा कंप्लीट सिस्टम्स में नहीं आते हैं। तो अब आपके सवाल पे आते हैं दोबारा, जहां आपके अमेरिका हमला करेगा भी कि नहीं करेगा। भाई अब फ्रैंकली स्पीकिंग इतना कुछ हो गया है, अगर अमेरिका चाहता तो अब तक वो हमला कर चुका होता। अमेरिका ने अब तक हमला करा नहीं है, और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। ये तो सर तो डेली सोप की तरह हो गया, जैसे वो होता है ना डेली सोप में कि एंड तक वो क्लाइमेक्स पकड़ के रखते हैं कि, और उसके बाद बोलते हैं अब देखिएगा अगले एपिसोड में। तो आपने बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया है, बिल्कुल ये एक डेली सोप की तरह हो गया है, एक सस्पेंस कि भाई होएगा कि नहीं होएगा। लोग शर्तें लगा रहे हैं, अरे लोग शर्तें लगा रहे हैं। वो एक डायलॉग है ना, जल्दी कर यार पनवेल निकलना है। तो मतलब हाँ बिल्कुल। पूरी दुनिया वेट कर रही है, अब करे अब करे अब करे अब करे। अच्छा सर, इसमें एक चीज और मैं करना चाहूंगा कि ईरान कब तक इससे बचा रह सकता है? मान लीजिए आज नहीं करेगा अमेरिका, कल नहीं करता, अगले हफ्ते तक नहीं करता, तो कब तक ईरान बचा रह सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने मोहित जी। देखिए अमेरिका ईरान पे हमला करेगा, डायरेक्ट हमला करेगा कि नहीं करेगा, ये एक बहुत ही गोल्डन सवाल है। अब क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग, लॉजिक तो कहता है कि अभी अगर अमेरिका ने इतना बिल्डअप करा है, इतने फोर्सेस भेजे हैं, इतने अपने बड़ी बड़ी वेसल्स को तैयार किया है अगेंस्ट ईरान,
तो घूमने के लिए तो नहीं करा है या टाइम पास करने के लिए तो नहीं करा है, कुछ तो बड़ा प्लान है, कुछ तो अमेरिका ने साबित कर दिया है कि माइट इज राइट। जैसे कि वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठवा दिया, अगवा कर दिया, मैं बोलूंगा उठवाया गया, अगवा कर दिया। तो अमेरिका ने ये साबित कर दिया कि भाई इसकी लाठी उसकी भैंस, हम तो करेंगे भाई दादागिरी, कर लो जो करना है, कौन रोकता है हमको, देखेंगे। तो इतनी पावर है अमेरिका की कि उसको मैं, उस एक्शन को मैं बिल्कुल सही नहीं मानता हूं, उस एक्शन को मैं क्रिमिनल एक्शन मानता हूं बाय द वे पर्सनली। जी आप कैसे एक सोवन राष्ट्र के मुल्क के राष्ट्रपति को आप रातों रात उनको और उनकी बीवी को उठा के ले जाओ, और जिस तरीके से उनकी बीवी का सलूक हुआ है, मार धाड़ उनके शक्ल पे दिख रहा है कि फोटो देखी है मैंने हाँ कि जी कैसे कैसे उनको मारा गया है। आई मीन दैट्स नॉट डन एक्चुअली एट ऑल। तो अमेरिका ने अब तक 100 से अधिक राष्ट्रों पे मिलिट्री एक्शन किया है बाय द वे, मगर कोई कुछ कहता नहीं अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका ने इराक के अंदर सद्दाम हुसैन को मार दिया, लीबिया में गद्दाफी को मार दिया, अफगानिस्तान के अंदर तहस नहस मचा दी। ओसामा बिन लादेन कहां पर पाया गया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। और वही पाकिस्तान है ये जो एक तरफ बना के रखता है दोस्ती चीन से, एक तरफ अमेरिका जी से, और वो रूस से बना के रखता है। तो कहते हैं ना कि दो नाव में हमेशा पाँव नहीं डालने चाहिए। अब डूब पाकिस्तान जाते ने तो हैं। नाव में तो अपने यहाँ पे डालू वहां डालू, नुकसान तो होगा इसमें पाकिस्तान का, इसमें सही कोई शक बात की है। बात नहीं। डोनाल्ड ट्रंप मतलब साहब, वर्ल्ड ऑर्डर में एक तो आपको लाइन लेनी पड़ेगी, या तो राइट या लेफ्ट। बीच में जो चलते बिल्कुल हैं वो फंसते हैं बहुत बुरे तरीके से। पर बिल्कुल। इसमें एक सिंपल सी एक मतलब एक छोटा सा एक मेरा प्रश्न ये था कि भाई अगर मान लीजिए ईरान पे हमला होता है किसी भी तरीके से, तो ईरान खुद का बचाव कैसे करेगा, और कौन कौन से देश, प्रॉक्सीज तो खैर उसके सपोर्ट में रहेंगे, तो कौन कौन से देश उसके सपोर्ट में आएंगे? मतलब उसके मतलब हथियार सप्लाई होता है पीछे से, सैटेलाइट की हेल्प होती है, साइबर स्पेस की हेल्प होती है, तो वो कौन से देश है जो बैकडोर से उसको हेल्प करेंगे पूरा? बड़ा अच्छा सवाल है आपका फिर से। देखिए, अब मैं ये मानता हूं, अनुमान लगाता हूं कि हमला हो गया, अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पे, तो कौन आएगा? भाई जब वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठाया था तो अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है शायद चीन कुछ बोले, रूस कुछ बोले, ईरान कुछ बोले, नॉर्थ कोरिया कुछ बोले। अगर चीन बोलता तो नॉर्थ कोरिया भी बोलता, अगर रूस बोलता तो शायद ईरान भी बोलता, मगर किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई हेल्प करने नहीं आया, कोई बीच में नहीं आया, उनका मामला था। तो अगर इसके सऊदी अरेबिया की हेल्प तो एक तरीके से ये ऐसी होगी ना कि आप बस हमारा एयर स्पेस, ग्राउंड स्पेस मत इस्तेमाल करो। ये इनडायरेक्ट हेल्प है, डायरेक्ट हेल्प नहीं है, ये इनडायरेक्ट हेल्प है। और कौन से देश, ईरान के जितने भी दोस्त हैं वो सामने, वो मतलब हो सकता है सामने ना आए क्योंकि मजाल नहीं होगी। आपको मैं एग्जांपल देता हूं ताकि हर कोई, हमारे दर्शक ये जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये कमेंट भी कर रहे हैं, ये आया एक कमेंट अब आया, गुड शाबाश, ऐसे जी कमेंट करते रहो दर्शकों से, दरखास्त है मेरी कि ऐसे ही कमेंट करते रहो। गुड गुड गुड, अब आने लग गए मोहित भाई, देखो देखो सारे कमेंट आने लगे, जी जी शाबाश, वेरी गुड। अब देखिए, सिंपल सी बात ये है कि जब ऐसी कोई घटना होती है, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक क्लास है, जूनियर क्लास में हमने डिसाइड किया इस बच्चे से, जो बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं कि इस बच्चे से बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्लास दादा बोलता है इस बच्चे से बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करता। कुछ ऐसे होते हैं जो इत्तेफाक नहीं रखते दादा से, क्लास के दादा से, लेकिन उससे बात करना चाहेंगे तो वो छुप छुप के ब्रेक में, रिसेस में, बैग छुप के बात करते हैं। वैसे ही डायरेक्ट मुझे लगता नहीं कि कोई इतना उसको बेवकूफी या बहादुरी तो नहीं होगी, वो कोई अपने आप आ बैल मुझे मार वाली आग किस्सा करेगा, मुझे लगता नहीं कि कोई सामने आएगा। हाँ, पीछे से हो सकता है, जैसे कि तुर्की हो गई, हो सकता है कुछ चंद एक देश ऐसे हों हु वुड हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, वो सामने नहीं आएंगे। लेकिन देखिए, जैसे कि सर, तुर्की नाटो का है, लेकिन तुर्की तो बस ये करेगा ना, मेरे को खलीफा बनना है पूरे इस्लामिक जगत का, तो मैं ईरान की मदद कर रहा हूँ। लेकिन सर नाटो में भी है और ईरान की भी हेल्प करेगा बैकडोर पे। ये कैसे, मतलब ये तो गलत चीज़ है ना, फिर ये तो एक तरीके से। बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए, पाकिस्तान एक तरफ, सी सिमिलरली मैं एग्जाम्पल देता हूँ पाकिस्तान का।
विदाउट डूइंग एनी जिंगोइज्म, प्रैक्टिकली हमारे दर्शक ये ना सोचे कि मैं उनकी पाकिस्तान की बुराइयां कर रहा हूँ। भैया वैसे बुराई के लायक तो है वो, जितनी बुराई करें वो कम है, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल पॉइंट बताता हूँ आपको। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जाते हैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 2 घंटे बिरयानी खाते हैं, और क्या डिस्कशन होता है, तो लोग सोचते हैं कि भाई शायद ऑप सिंदूर के बारे में डिस्कशन हो रहा होगा, इंडिया पाकिस्तान के बारे में डिस्कशन हो रहा होगा, लेकिन नहीं। जहां तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ, हो सकता है वो फ्यूचरिस्टिक कुछ बात कर रहे हो सकता है कि ऐसे ही कि उनके जहन में तो काफी टाइम चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के कि ईरान को एक बार खदेड़ना है बेसिकली। और डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था अगर मैं सत्ता में आ गया तो मैं दुनिया भर की सारी जंगें रुकवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढमकाना कर दूंगा, रूस यूक्रेन की जंग, इसराइल फलस्तीन की जंग। और फिर ट्वीट भी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि भैया मैंने इतनी जंगें रुकवाई, अब तक किसी ने मेरे को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा नहीं, सोचा भी नहीं कि मैं इस लायक हूँ। अब भाई मारिया मचादो जब आती हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को शुक्रिया अदा करती हैं, उनको एट्रीब्यूट करती हैं। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये सोची रणनीति है, काफी टाइम से उनके जहन में चल रही होगी कि भाई ऐसा मैं घेरूंगा ईरान को, और पाकिस्तान तो नहीं आएगा। पाकिस्तान और ईरान की वैसे भी बनती पानी के पीछे काफी अटैक्स हुए हैं, ब्लो हॉट ब्लो कूल। और ईरान बेसिकली है शिया डोमिनेटेड, और शिया बाकी मुस्लिम मुल्क जो हैं वो सुन्नी डोमिनेटेड है, और यहाँ पर शिया सुन्नी की का फैक्टर भी बीच में आ जाता है बेसिकली। इट्स नॉट जस्ट कि भाई वो मुसलमान कंट्री है या इस्लामिक राष्ट्र है। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, वही एक पन्ने पे नहीं है, वही एक पेज पे नहीं है, वही साथ में नहीं है पूरे। बल्कि जब गाजा और इसराइल की एक मीटिंग हुई थी, मिस्र में हुई थी, जी। 1 साल से ऊपर हो गया है इस बात को, तो जो 2 भागों में होनी थी लेकिन एक ही भाग में हुई। क्यों? इसलिए क्योंकि इस्लामिक देश भी एक ही पन्ने पे नहीं थे, एक साथ नहीं थे, तो उनका साथ नहीं था इसमें। अब बहुत लोग सोचते हैं शायद मुसलमान मुल्क सामने आए ईरान के सपोर्ट के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई अपने आप पे मुसीबत बुलाना चाहेगा अमेरिका से पंगा लेकर। अब देखिए जो सो कॉल्ड 12 डे वॉर हुआ था, मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं मैं, उसमें जो कोऑर्डिनेशन हुआ था वो क्या वीकन हुआ या स्ट्रेंथन हुआ? अगर ये एक जवाब, एक इसका सवाल का जवाब बहुत लोग ढूंढते हैं। देखिए इसका अगर मैं शॉर्ट में आंसर दूं तो मिलिटरीली स्ट्रेस्ड और पॉलिटिकली इंटैक्ट जो कोऑर्डिनेशन हुआ था वो ज्यादा कॉशियस, नॉट ब्रोकन। ईरान ने सीखा कितने एस्केलेशन रिस्क होते हैं, डायरेक्ट स्ट्राइक्स नहीं की ईरान ने, उसमें प्रॉक्सीज को गेन किया, कॉम्बैट डेटा, मगर एसेट्स को लॉस किया। और वो ईरान ने टाइट किया फायर डिसिप्लिन टू अवॉइड अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन। और नेट रिजल्ट क्या रहा इसका? लेस रेकलेसनेस, मोर कैलकुलेटेड कोऑर्डिनेशन। नाउ अगर वही अटैक, अगर वही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता जहां पर ईरान पहला रिटेलिएशन करता, तो इसमें प्रॉक्सी अटैक्स होते जो पहले, जहां पे ईरान इस्तेमाल करता रॉकेट्स का, ड्रोन्स का, साइबर और मैरीटाइम हैरेसमेंट का, जैसे आपको पहले बताया, और लिमिटेड मरीन स्ट्राइक्स होते जो केवल तब होते जब ईरान हमें खुद ही पहले आके मारता आके। अब ईरान ने अवॉइड करता है वो फर्स्ट एस्केलेशन, और मिसाइल और ड्रोन टैक्टिक्स में यकीन रखता है। अब देखिए अगर हमला होता है तो कौन कौन से मुल्क आएंगे? तो अगर मैं सरल में बताऊं आपको आंसर, तो मुझे लगता नहीं कि ईरान को बचाने के लिए, उसके बचाव में कोई खड़ा होएगा। देखिए अब ईरान जो है वो कभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में, जैसे कि चीन है, चीन भी वो डायरेक्ट उस पर नहीं आता टू विन वॉर। बल्कि चीन के एक ऑथर थे, चाइनीज फिलोसफर और ऑथर, उन्होंने किताब लिखी थी दी आर्ट ऑफ वॉर, सन त्सू की किताब। जी जी सन सर, मैंने पढ़ी है। जी, टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग, यानी कि बिना गोली चलाए, बिना लड़े आप जंग भी जीत जाए, आप युद्ध को जीत जाए। उसमें द यूज ऑफ स्पाइस, दुश्मन के बारे में जानना कितना जरूरी है। तो ईरान भी एक तरीके से वैसे ही फिलॉसफी में यकीन रखता है, वो डायरेक्ट अपनी मिलिट्री को नहीं छोड़ेगा कहीं पे भी। वो प्रॉक्सीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, हूथीज, हमस, इनको, इनका इस्तेमाल करता है बहुत। जी
सर सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि अब रिजीम अगर चेंज होती है, तो जो अभी की वर्तमान रिजीम है वो ज़्यादा फेवरेबल है इंडिया के लिए, या यूएस जो रिजीम लेके आएगा वो ज़्यादा फेवरेबल होगी शाह की? देखिए, अभी फिलहाल हमारे रिश्ते ईरान के साथ अच्छे हैं, अभी कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं है हमारी। पेट्रोलियम ईरान में बहुत रिच है, बासमती राइस बल्कि ईरान के साथ हमारी डील होती है। तो ईरान बेसिकली मिनरल रिसोर्स कंट्री है, बहुत रिच है वैसे, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने इतनी पाबंदियां, इतने सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर, इसके लिए उनकी इकोनॉमी गिर रही है। अब अगर रिजीम चेंज होती है, बड़ा अच्छा सवाल है फिर से, और अगर अमेरिका नई गवर्नमेंट लेकर आती है जो कि एक पपेट गवर्नमेंट होगी, अमेरिका को फेवर करेगी, और जो अमेरिका सारे जितने भी निचोड़नाए हो, मिनरल, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे तेल हो, कुछ भी हो, अमेरिका आराम से हैप्पली कर सकता है। तो उससे हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अव्वल दर्जे की मैं मानता हूँ। हमारे हर एक मुल्क से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, सिवाय पाकिस्तान और चीन को छोड़ के। अब बांग्लादेश आ गया है क्योंकि वो पाकिस्तान के प्रभाव में हो गया है इसके लिए, और जमात इस्लामी वहां पर बहुत राइज करने लगी है इसके। और तो केवल इन दो तीन वाहिद मुल्कों को छोड़कर हिंदुस्तान के रिश्ते बड़े अच्छे हैं। हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ तो बहुत ही अच्छे रिश्ते थे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आकर क्या मनमानी करी, टैरिफ, फिर ये 25%, फिर से 25%, 50, क्या मतलब ही नहीं है, कुछ लॉजिक ही नहीं है कुछ। देयर इज नो पॉइंट। आई मीन, ये क्या पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? तो इट अगेन डिपेंड्स। हमारे रिश्ते अमेरिका से इन फ्यूचर अभी तो खराब हो रहे हैं। अभी हमारे रिश्ते अमेरिका से कैसे होते हैं? अगर अमेरिका वहां पर एक डमी गवर्नमेंट लगा देती है तो इट ऑल डिपेंड्स, हम इट रूट्स फ्रॉम हमारे रिश्ते अमेरिका से कैसे होंगे। अगर अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है ईरान से भी अच्छे होंगे। अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गवर्नमेंट से। जी सर अभी थोड़े दिन पहले हमने शेख हसीना जी का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये थोड़े से समय का वक्त है, जो कि बांग्लादेश में जो भी यूनुस की रिजीम है या जो भी वहाँ पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नहीं कहूँगा, एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी, तो वो थोड़ा सा एक समय है, वो बीत जाएगा। तो वही यूएस के केस में भी है कि डोनाल्ड ट्रम्प अभी 3-4 साढ़े 3-4 साल और हैं, ये भी समय निकल जाएगा। 3-4 साल बड़ा लंबा समय है सर, वो बहुत पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। आप किसी भी देश को पकड़ते हैं, उसकी रिजीम बदलने के लिए रेडी हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके फेवरेबल नहीं है। अब सर मैं मेन आपको चीज़ ईरान अपने आप को बचा लेगा, जैसे भी करेगा, वो एयर डिफेंस लगाएगा, सब कुछ है। लेकिन सर ईरान की सेना इतने बड़े ताकतवर देश से कैसे लड़ पाती है? मतलब उसका पूरा टैक्टिक्स एक बार थोड़ा बताइए सर। देखिए, ईरान जो है, पहली बात तो ये है, मैं उस बात को जो शेख हसीना ने बोला है बिल्कुल सही बोला है कि कुछ टाइम का वक्त है, की बात है। दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जी हाँ, एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड, नथिंग रिमेन्स परमानेंट। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं? जितने अच्छे रिश्ते थे देशों के अमेरिका से, सब बिगाड़ रहे हैं, सारे रिश्ते बिगड़ गए हैं। अब अमेरिका के पक्ष में कोई ऐसा मुल्क नहीं रहा जो खड़ा हो सकता है अमेरिका के लिए। लोग खिलाफ हैं इसके। अब ईरान क्या करता है? ईरान प्रॉक्सी, वैसे छुप के वार करता है, जैसे कि वो रेस कॉस्ट को रेस कर देगा, वो एयर सुपीरियोरिटी को डिनाई कर देगा, एयर स्ट्राइक्स, लेकिन फिर भी वही होती हैं। जैसे कि अब एयर स्ट्राइक ईरान ने भी करी पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन वो कॉशन के साथ, और स्टॉक पाइल्स मैटर पॉलिटिकली, फिर मोर देन मिलिट्रली मिसाइल्स बेटा करेगा, फिर वो, ताकि वो डिफेंड ना कर पाए। अब देखिए, एयर डिफेंसेस और वल्नरेबिलिटीज पे ईरान यकीन रखता है। जैसे कि ओल्ड एयरफोर्स, उसका एयरफोर्स बड़ा ओल्ड है, बहुत पुराना है, बहुत रिडंडेंट एक तरीके से कहूंगा, लेकिन फिर भी वो अपनी एयर स्पेस को कैसे डिफेंड कर पा रहा है? सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं मिक्स क्वालिटी के उनके पास, डिस्पर्स लॉन्चर्स हैं, रेडार कैमोफ्लाज में स्टेल्थ, पैसिव डिफेंस, मोबिलिटी डिकोज। ईरान एक्सेप्ट करता है एयर लॉसेस और फोकस करता है ऑन सर्वाइवेबिलिटी, डोमिनेंस पे नहीं। तो वो डोमिनेट नहीं करना चाहेगा, वो सर्वाइव करेगा कि और जो सबसे ज्यादा बड़ी कमजोरी है, अगर अमेरिका और या इजराइल की तरफ से एक नया एयर कैंपेन लॉन्च होता है कमांड एंड कंट्रोल वल्नरेबिलिटी का,
जो कि रेडार कवरेज गैप्स होंगे, पायलट ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट रेडीनेस में हमें इशू आएगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सस्टेबिलिटी, ईरान की एयर डिफेंस पैची होती है थोड़ी, वो लेयर्ड नहीं है नाटो सिस्टम की तरह। तो वे अब ईरान सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां पर है? मिसाइल लॉन्चर मोबिलिटी में ताकतवर है, क्योंकि वो एक तरीके से प्रॉक्सी इस्तेमाल करेगा, ढाल बनाएगा, इसके लिए ईरान लड़ पाता है। अदरवाइज उसमें इतनी बात है नहीं कि ईरान जवाब दे पाए। जी सर, यूएस इतना बड़ा बेड़ा आर्माडा लेके गया है वहाँ पर, और कुछ ना कुछ तो वीकनेसेस होंगी कि भाई मान लीजिए उसके इतने सारे एयर बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, अगर मिलिट्री बैराज करता है ईरान, तो कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा। क्या जी हाँ, वो समय देखिए, देगा उसको एयर डोम बनाने के लिए? जी मोहन भाई, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, आपका जो रिसर्च है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है जियो पॉलिटिक्स की, खासतौर से थैंक यू इस सर, थैंक टॉपिक यू, में, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, यू हैव रिसर्च अ लॉट, यू रेड, थैंक यू मालूम सो पड़ता है मच। कि आपने बहुत पढ़ के आए हैं, आपने इसके बारे में समझ रखते हैं आप। तो ये सबसे बड़ी थैंक यू। कमजोरी जो है ईरान की, वो है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन, वो मॉडर्न एयर कॉम्बैट में, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और नेवल टैक्टिक्स हो गए। ओके, अब इसमें है कि ईरान प्रैक्टिकली ब्लॉक हॉर्मुज का, हाउ कुड ईरान प्रैक्टिकली ब्लॉक हॉर्मुज और फुल ब्लॉकेड, मगर टेम्पररी डिस्ट्रप्शन वाया नेवल माइंस, यानी कि फास्ट अटैक बोट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि है इनके पास, एंटी शिप मिसाइल्स जो कि है इनके पास, ड्रोन स्वॉर्म्स जो कि है इनके पास। मकसद क्या होएगा, लक्ष्य क्या होएगा, गोल क्या होएगा? रेज इंश्योरेंस कॉस्ट, नॉट सील द स्ट्रेट, राइट? फिर इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ऑयल सप्लाई, यानी कि 20 से 25% ग्लोबल ऑयल जो पास होता है वो हॉर्मस से पास होता है। और जो शॉर्ट डिस्ट्रप्शन होएगा, जैसे कि ऑयल प्राइस शॉक हो गया, या इंश्योरेंस और शिपिंग कॉस्ट हो गई, स्पाइक इमीडिएटली, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होएगा, वो कि फिजिकली ब्लॉकेज होएगा उसमें। हिंदुस्तान को तैयारी करनी चाहिए ताकि हम डाइवर्सिफाई करें अपने ऑयल रूट्स को, स्टॉक पाइल रिजर्व्स को। तो जैसे कि अभी देखिए, अब अभी क्या हुआ कि हम सस्ता तेल लेते हैं रूस से, अमेरिका ने वेनेजुएला पे अपना कब्जा जमा दिया, फर्ज करिए, और एक डमी गवर्नमेंट बिठा रहे हैं, फिर बोलेंगे वेनेजुएला के पास तेल बहुत है, अब आप तेल रूस से मत लीजिए, हमसे लीजिए। तो इस तरीके से वो रूस को खाली करने की कोशिश करेगा। तो हम, वी शुड हैव, लाइक पीपल से ना, हैव योर, कीप योर ऑप्शंस ओपन, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, क्या करोगे आप? तो अभी हमारे रिश्ते तो ईरान से बड़े अच्छे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं, अगर सत्ता पलट होता है, क्या पता हमारे रिश्ते ईरान से और भी अच्छे हो जाएं, वैसे ही रहें, या खराब हो जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आर इक्वेशन विद अमेरिका। और जो स्कॉट शिपिंग है, वो उसमें हम थोड़ा ध्यान दें, और मेंटेन नेवल प्रेजेंस करें अरेबियन सी के अंदर, स्ट्रेंथ, जो कि एक ब्लू वाटर चैलेंज है। ब्लू ओशन चैलेंज क्या कहता है कि यानी कि एक होता है ब्राउन वाटर नेवी, जो पाकिस्तान बांग्लादेश की ब्राउन वाटर नेवी है, जो अपने, मतलब मडी वाटर ना, ब्राउन वाटर नाम से जी आप जी। समझ। ब्लू वाटर चैलेंज होता है कि अपने समुद्री तट से बाहर निकलकर, जैसे कि अभी आईएनएस तबर गई थी कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले, मिस्र गई थी। तो वहां पर देखिए, गल्फ ऑफ ओमान, सीशेल्स, इंडोनेशिया, ये कुछ अहम मुल्क हैं जहां पर हमें ताल्लुकात हमें और बढ़ाने हैं, क्योंकि रिफ्यूलिंग, रेस्ट एंड रिकूप, जहाज यहाँ पर हमारे जो एयरक्राफ्ट, जो नेवल क्राफ्ट हैं, जो शिप्स हैं, जो वेसल्स हैं, यहाँ पे रुक के, नेवी जो है वो डिप्लोमेसी सिखाती है बहुत, जो आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में नहीं होता डिप्लोमेसी। यहाँ पे हर एक नेवल शिप, नेवल पोर्ट में, अलग देश की भी अगर शिप आती है ना, एंटरटेन किया जाता है उस पोर्ट पे, रिफ्यूलिंग, रेस्ट एंड रिकूप, सेलर्स, रिक्रिएशन, ये सब होता है वहां पर। तो हम मगर और अपने ताल्लुकात बढ़ाएं, अन्य जैसे सीशेल्स, पोर्ट ऑफ ओमान से, और इंडोनेशिया, ये 3 मैंने स्ट्रेटेजिक राष्ट्र बताए, और भी हैं, मैंने तो ये बताया है। और मेंटेन जो नेवल प्रेजेंस है अरेबियन सी में, स्ट्रेंथन चाबार सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन,
चाबार पोर्ट जो है, जो उसपे हम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन में अब साथ दें थोड़ा। फिर हिंदुस्तान को जो नेवी है वो बहुत अच्छी है इस रोल के लिए, और जो इफेक्टिवनेस है ईरानियन बोट्स का, वो सबमरीन्स और कैरियर्स का भी इसमें योगदान होना चाहिए इसमें, और डेंजरस लोकली, इनइफेक्टिव स्ट्रेटेजिकली। और वो बताने कि ईरान की जो नेवी है, या नेवी क्या, मैं समुद्री ताकत है मैं ये बोलूंगा, बल्कि वो हैरिस कर सकती है। जैसे कि हौथी रेबल्स ने नाक में दम कर रखा था लाल समुद्र में, जो भी जहाज जा रहा था वहां पर। अब अगर वो देखें, हाँ, अगर वो देखें कि इजरायली या अमेरिका या उनके प्रो हैं, तो वो नाक में दम कर देते हैं उनके, लूट लेंगे उन्हें। तो वो कैरियर ग्रुप हिंदुस्तान के जहाजों को नहीं छुआ होती नहीं, अच्छी बात है, मगर बाकी उसमें देखें तो उनपे कितने जहाज मारे वहां पे हौती ने। और इसको मैं डायरेक्ट केवल यमन से लिंक नहीं करूंगा, यमन तो गरीब मुल्क है बेचारा, छोटा सा, उसको मैं मेन ईरान से ही लिंक करूंगा, और जो प्रॉक्सीज हैं और एस्केलेशन है उसका लॉजिक इस्तेमाल करता है ईरान। और जो है ईरान प्रॉक्सीज क्यों इस्तेमाल करता है, जो एस्केलेशन कंट्रोल, पॉसिबल डिनाइबिलिटी, वो डिनाई करते हैं, नहीं हमें तो करना ही नहीं। अगर किसी का मर्डर करने कोई आता है, लोग सुपारी देते हैं ना, अरे मर्डर करोगे तो आप पकड़े जाओगे यार, आपने किसी और को भेजा, पकड़ा वो जाएगा, करवाया किसने, आपने, है। तो पॉसिबिलिटी, डिनाइबिलिटी, फिर वो अवॉइड करना चाहता है डायरेक्ट रिटेलिएशन ईरान सॉइल के ऊपर की धरती के ऊपर। फिर ईरान के स्ट्रेटेजिक सेफ्टी वॉल्व को लेकर, तो ईरान को एक सेफ्टी रहती है एक प्रॉक्सी का इस्तेमाल करने के लिए। अब ईरान जो है वो एक्सट्रीम टैक्टिक्स बड़े वॉर में कब इस्तेमाल करेगा, केवल अगर जब रजीम सर्वाइवल की बात आएगी, जब रजीम थ्रेटन होएगा, जैसे अभी आपने बताया, ठीक है, और न्यूक्लियर फैसिलिटीज उनकी अगर हार्ड हिट होंगी, और अगर इजराइल काउंटर क्या होगा, डीप स्ट्राइक्स, लीडरशिप टारगेटिंग, मतलब उनके सीधा लीडर को टारगेट करेंगे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन। फिर ईरान कहता है कि भाई बिलो द थ्रेशोल्ड। अब जो हिंदुस्तान के लिए जो सीख है इससे, वो लेसन है, कुछ मिलिट्री लेसन हैं हिंदुस्तान के लिए, जैसे कि मिसाइल्स एयर सुपीरियरिटी, ड्रोन्स फोर्स मल्टीप्लायर्स होते हैं, डिस्पर्सल, रिडंडेंसी मैटर, नेवल चोक पॉइंट्स, और जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं उसकी, तो बहुत कुछ इससे हम सीख भी सकते हैं इससे। अब ये एक थ्रेट भी है हिंदुस्तान के एनर्जी रूट्स के लिए, मॉडरेट है, ज्यादा बड़ी थ्रेट नहीं है, लेकिन रियल थ्रेट है एक तरीके से, क्योंकि हिंदुस्तान को सिक्योर करना चाहिए हॉर्मुज लेन्स, स्ट्रेंथन आईएसआर, कोऑर्डिनेट डिप्लोमेटिकली विद ऑल साइड्स बेसिकली, और जो रोल है जो ग्राउंड फोर्सेस का ईरान लाइक सिचुएशन, उसको लिमिटेड रखें। दूसरी बात है, ग्राउंड फोर्सेस डिफेंड करती हैं टेरिटरी, फिर वॉर जो है वो डिसाइड होती है एयर मिसाइल्स, सी और इकोनॉमिक्स से। अब जब सी की बात करूं मैं, तो सर वॉल्टर रैली ने कहा था, जो समुद्र पे राज करेगा वो वर्ल्ड ट्रेड पे राज करेगा, वो रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड पे राज करेगा, यानी कि धरती पे भी वो राज करेगा। और अल्फ्रेड थे महान, जो कि बहुत ही मशहूर नेवल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, इन्होंने कहा था कि ये बहुत ज्यादा इनको मानते हैं, स्टाफ कॉलेज में जाते हैं, इनके बारे में पढ़ाया जाता है। तो इन्होंने कहा था, जो समुद्र पे राज करेगा वो धरती पे भी राज करेगा। लेकिन ऑटोमन एम्पायर में, मोहित भाई, ऑटोमन एम्पायर में एम्परर सोलोमन को एडवाइस किया था एडमिरल हेरिटन बारबरोसा ने, कि जो समुद्र पे राज करेगा वो ही धरती पे राज करेगा। फिर बाद में हमने सुना, जो आसमान में राज करेगा वो धरती पे राज करेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जो डेटा चिप्स को कंट्रोल करेगा वो धरती पे राज करेगा, जो मीडिया को कंट्रोल करेगा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वो धरती पे राज करेगा। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे में आगे हमारे से, ये कबूल लीजिए आप। बहुत लोग बोले कैसे, हाँ है, क्योंकि वो झूठ बोलने में माहिर है ना, वो प्रोजेक्ट करता है, हमने ये कर दिया वो कर दिया। अरे जंग हारने के बाद आपने सोचा कभी, इतने बेशर्मी से उनके चीफ अपने आप को प्रमोशन देते हैं, फील्ड मार्शल, जिसको मैं कहता हूं फील्ड मार्शल,
तो बेसिकली हमको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत ज्यादा आगे होना, हमने देखा था ऑप सिंदूर के टाइम पे ऑप अब ब्रीफिंग सिंदूर उनकी के टाइम पे बहुत फेक न्यूज थी सर। बिल्कुल बहुत फेक न्यूज पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी। दो तरफ से हुई, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ से हुई। और आपने ब्रीफिंग भी देखी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर सिंह की, तो हमने देखा कि उनके कागज पे काफी लाल पीले हरे निशान थे। यानी कि जब तक हिंदुस्तान की हम लोग प्रेस ब्रीफिंग के लिए अपने डिप्लोमेट्स तक, अपने ब्यूरोक्रेट तक जाते हैं, तब तक जब तक अप्रूवल मिलता है कि क्या ये बोले नहीं बोले, तब तक पाकिस्तान एक बार और कर चुका होता है, क्लेम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और हम काउंटर क्लेम करते हैं उसको। हम बस उसमें उसी में उलझ जाते हैं, उनको जवाब दो, उनको जवाब दो, बजाय हम अटैक करें, हम बताएं कि हमने तो ये कर दिया भैया। सर ये तो हम पूरे दिन फेसबुक पे चलता रहता है। अभी भी देखता हूँ मैं कि मतलब इतने सारे पाकिस्तानी चैनल बने हुए हैं, पता नहीं कहाँ से इतने सारे आ रहे हैं और वो रोज कुछ ना कुछ ऐसा डालते हैं। अभी जैसे पाकिस्तान की पीएम ने कॉल करा था यूएस अथॉरिटीज को सिंदूर के टाइम पे कि भाई 22 बार कॉल करा उन्होंने या 40 बार कॉल करा। ऐसे ही किसी ने डाल दिया पोस्ट कि मोदी जी ने भी 22 बार फोन करा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऑपरेशन सिंदूर रुकवाइए, हम इसको रोकिए पाकिस्तान को, ये क्या कर रहा है ये वो तो सर अभी भी जारी है। 6 रफेल 7 8 9 10 पता नहीं कितने हो चुके हैं। और सर एक आपने बड़ी अच्छी बात कही थी अभी कि प्रॉक्सीज का यूज करता है ईरान, जैसे पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ प्रॉक्सीज का यूज करता है। कश्मीर में 1999 में इन्होंने ये कहा कि मुजाहिद हैं, इनके सारे मुजाहिद गए हैं, असल में वो उनकी सेना ही थी। और जब ये पूरा कारगिल युद्ध चल रहा था तभी अपना री इसलिए नहीं भेज पाया क्योंकि इन्होंने तो बोला था कि प्रॉक्सीज हैं, और अगर सेना बोले तो फिर गलत बैठ जाएंगे चीजें। तो ये तो सर बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी है बिल्कुल। बिल्कुल देखिए रूस और यूक्रेन की जंग की अगर बात की जाए, यूक्रेन को ढाल बना के अमेरिका ने जंग लड़ा है रूस से, एक प्रॉक्सी वॉर, जैसे कि बिल्कुल जैसे कि पाकिस्तान कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। जुल्फिकर अली भुट्टो ने कहा था, यूएन में खड़े होकर कहा था, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। इतने वार करे हिंदुस्तान में कि उग्रवादियों आतंकवादियों को भेज दिया। मैं जम्मू कश्मीर में रहा हूं, वहां पर हमने पकड़े भी हैं, मारे भी हैं और इंट्रोगेट भी करे हैं। तो जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है पाकिस्तान में, जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है उनको, उनके दिमाग में ना इतना गलत आइडियाज भरे जाते हैं कि तुम्हें जन्नत नसीब होगी, तुम्हें हूरें मिलेंगी, वो सीधा जहन्नम में जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, जहन्नम में जाने वाले हैं वो लोग। बकवास की बातें उनको सिखाई जाती हैं, और यहां से पाकिस्तान फिर आतंक की फैक्ट्री मैन्युफैक्चर कर हिंदुस्तान में भेजता है। तो ईरान क्या कर रहा है? ईरान देखिए, जो ईरान की स्ट्रेंथ है वो है प्रॉक्सी वॉर। बिल्कुल, ये प्रॉक्सी वॉर बहुत अच्छा करता है। देखिए, जो फ्यूचर सिनेरियोज हैं उनकी अगर मैं बात करूं, तो ईरान का सबसे बड़ा टैक्टिकल स्ट्रेंथ क्या है? एस्केलेशन कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूटेड वॉरफेयर, यानी कि टैक्टिकल न्यूक्स। अब टैक्टिकल न्यूक्स वो ब्लफ हैं या रियल हैं? अब अयतुल्ला खोमेनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हिंदुस्तान के अंदर, अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि ईरान न्यूक्लियर शक्ति को हराम मानता है, वो डिस्ट्रक्शन के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। वो चाहता कि न्यूक्लियर शक्ति को वो अच्छे उसके लिए प्रयोग करे। लेकिन अब क्या ईरान के पास इतनी बड़ी शक्ति है? क्या अगर मैं बोल दूं आपको कि भाई मेरे पास आ जाओ, भाई आ जाओ, कर लो, मेरा उखाड़ लो, मेरे पास चाकू भी है, बंदूक भी है, बम भी है, ये भी है, तो हो सकता है साइकोलॉजिकली लोग डरे, सोचे अरे इसके पास तो ये देखिए बैठा हुआ है, हमला करें इस पे, नहीं करेंगे तो हम भी मार खाएंगे। अब देखिए, अब भी इस सिनेरियो में तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई ईरान क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा फिर उनको, और कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि डिप्लॉयबल टैक्टिकल न्यूक्स हैं ईरान के पास, और जो कि डिटरेंस मैसेजिंग की तरफ से ईरान के एक डिटरेंस कि हम पे मत हमला कर देना, हमारे पास ये है, ईरान क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा उनको? तो यानी कि नहीं होंगे ही नहीं होंगे। जाहिर सी बात है जी। इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रॉक्सी कमांड साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इकोनॉमिक रिलीजन्स के बॉटम लाइन, इट इज बिल्ट टू मेक वॉर्स टू कॉस्टली टू स्टार्ट। यानी कि पहले से ही आप सोचो कि अरे हमें पड़ जाएंगे, अब हमला ही मत करो। नाउ
अब वॉर गेमिंग सिनेरियो में कंपेयर ईरान को चाहे चीन से, जो कि ए टू एडी अगर बोले और एनालाइज करें इजराइल काउंटर डॉक्ट्रिन, तो बेसिकली ईरान ने कहा कि वो न्यूक्स हैं, न्यूक्लियर पावर है, ये है वो है, कहां है वो, क्यों वो अब तक प्रॉक्सी पे ही पड़ा हुआ है पीछे। तो मैं नहीं मानता कि ईरान के पास ये दमखम होगा अपने आप को बचाने का, अपने सिविलियंस को भी बचाने का। ईरान बस डरा फिलहाल। और दूसरी बात है कि भाई इतना भी कि अमेरिका भी भाप भाप के कदम रखेगा। अमेरिका कह तो रहा है कि वो सही मौके की तलाश में है, सही वक्त का इंतजार कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लग रहा है, मुझे वक्त बताएगा बेसिकली। बट फिलहाल तो मुझे लग नहीं रहा कि अगर अमेरिका करना होता हमला तो कब से कर चुका होता जी। तो सर जो इराक में हुआ वो ईरान के साथ नहीं होने वाला? नहीं, मुझे लगता नहीं कि ऐसा ऐसा करेगा अभी अमेरिका। और सर बूट फोर्सेस उतारेगा अमेरिका ईरान में? नहीं। देखिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान से रातों रात सैनिक निकाल के ले गई वो, क्योंकि बॉडी बैग्स आ रहे थे। अमेरिका ने अपने, वो बहुत केयरफुल रहता है बूट ऑन ग्राउंड उतारने में। ये बूट्स ऑन ग्राउंड ही है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। जैसे कि यूएसएस इब्राहिम लिंकन को तैयार कर दिया है, एयरक्राफ्ट कैरियर सपोर्टिंग शिप्स वहां पर आ गए हैं। तो बेसिकली इन अ वे इट इज बूट ऑन ग्राउंड ओनली इन एक तौर से। तो लेकिन हालांकि अमेरिका कतराता है बूट ऑन ग्राउंड कभी भी डिप्लॉय करने के लिए। यहाँ पर बूट ऑन ग्राउंड तैनात कर रखे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ हटके, कुछ बड़ा, कुछ अलग अमेरिका के जहन में होगा, या अलग आइडिया होगा, या अलग एक्शन प्लान होगा, ये पता नहीं। एक्शन प्लान यानी कि हमला कर दे ईरान के ऊपर, आइडिया यानी कि केवल हमला ना करे, बस दिखाए, छुरी फोको ना, बस दिखा दो छुरी, कि भैया बस छुरी है, तेज धारी छुरी है जी। जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर करते हैं कितने में कि भाई हम, मेरे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, हम भले यूज ना करें लेकिन हम आपके पास लेके आ गए हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। हाँ सेम। हाँ बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू सो मच सर।